सो हेलो 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स, कैसे हो यार? कैसे चल रही है आपकी एग्जाम्स की तैयारी? उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो बहुत क्लोज हम आ चुके हैं आपके पहले पेपर यानी मराठी पहले पेपर के लिए। बहुत 2 या 3 दिन बच गए हैं, तो उम्मीद करता हूं मराठी का प्रिपरेशन आपने शुरू कर दिया होगा। तो कई सारे वीडियोस ग्रामर के और राइटिंग स्किल्स के ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए थे, तो आप चेकआउट कर सकते हो। और दूसरा एक वीडियो ऐसा है जिसमें आपको सारे प्लेलिस्ट अवेलेबल हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो यूट्यूब पे कि 10th स्टैंडर्ड मराठी ग्रामर एंड राइटिंग स्किल बाय JR ट्यूटोरियल्स। तो आपको सारे वीडियोस मिल जाएंगे, जरूर से उन वीडियोस को देखना। और ये जो लास्ट के जो 2-3 दिन है ना, इसमें कंटिन्यूअस IMP वीडियोस के सिलसिले आने शुरू हो जाएंगे, तो टेंशन बिल्कुल मत लेना। लेकिन आज का वीडियो है, ये एक स्पेशल वीडियो है एज पर योर डिमांड। टाइम वैसे भी कम है हमारे पास, तो ये जो वीडियो है ये आपके डिमांड की वजह से मैं बना रहा हूं। काफी सारे बच्चों का मैथ्स को लेके एक छोटा सा डर है। वो डर ये है कि सर हमें इतने सारे जो फॉर्मूलेज हैं और उन फॉर्मूलेज के बेस पे जो सारे कंसेप्ट है, मैथ्स 1 में भी, अलजेब्रा में भी, मैथ्स 2 ज्योमेट्री में भी, तो वो सारे कंसेप्ट सारे फॉर्मूले हमें एक जगह मिल जाते हैं ना, तो बहुत प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता हमारा। और वो कंटिन्यूअसली पिछले 1 महीने से कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कंटिन्यूअसली मांग कर रहे थे। मैं लाइव सेशन भी जब भी ले रहा था उड़ान बैच का, उसमें भी कंटिन्यूअसली डिमांड आ रहा था। तो मैंने फाइनली डिसाइड किया कि आपके स्पेशल डिमांड के कारण एक वीडियो में बनाता हूं, जो कि एक स्पेशल रिकॉर्डेड वीडियो होगा, जो कि हम प्रीमियर फॉर्म में दे रहे होंगे। और वो वीडियो के हेल्प से आप कंटिन्यूअस पूरा कंसेप्ट, पूरा फॉर्मूला को बाय हार्ट कर सकते हो और कहीं ना कहीं पूरा ध्यान में रख सकते हो। और उसके बेस पे फॉर्मूलास मतलब जो एग्जांपल्स होंगे वो तो आपको प्रैक्टिस करना ही है, तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो इस वीडियो में आपको पहले हम मैथ्स 1 से शुरू करेंगे, यानी अलजेब्रा से शुरू करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। फिर उसके बाद हम मैथ्स 2 यानी ज्योमेट्री पे जाएंगे। और ये वीडियो हो सकता है बड़ा हो जाए, तो अगर आप पॉसिबल हो सके आपको, तो 1.5 की स्पीड पे जरूर से सेट कर देना, अगर आप इसको रिकॉर्डेड फॉर्म में देख रहे होंगे तो। ठीक है, तो आपका टाइम भी बचाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज एंड कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स। ठीक है, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला तो यहां पे स्क्रीन के ऊपर देखो, सबसे पहले अगर आप देखोगे, बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड में जाऊंगा दोस्तों, और उम्मीद करता हूं आप समझ लोगे कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं। चलो, तो अगर मैं बात करूं, देखो क्या बोल रहा है, ये सबसे पहला होगा चैप्टर नंबर 1 का। देखो मैंने कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, बस आपके लिए कंटेंट ले है। तो चैप्टर नंबर 1 अलजेब्रा का, मैथ्स 1 की अगर मैं बात करूं, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं कि ये मैथ्स 1 चल रहा है, अलजेब्रा चल रहा है। इसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो इसमें अगर क्या बोल रहा है कि इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल एंड द डिग्री ऑफ ईच कंटेनिंग वेरिएबल इज 1 इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन। तो कभी कभी ना एमसीक्यूज में ऐसे डेफिनेशन भी पूछ लेते हैं और उसमें डैश मार के दिया रहता है कि इक्वेशन विच कंटेन 2 वेरिएबल, जिसमें 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट होता है और डिग्री जो है हर एक का क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। डिग्री 1 यानी कि जो पावर होता है दैट इज एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए, एक्स क्यूब नहीं होना चाहिए, वो एक्स ही होना चाहिए। वाई स्क्वायर नहीं होना चाहिए, वो वाई ही होना चाहिए। और तब जाके अगर वो इक्वेशन फॉर्म कर रहा है, उसको हम लोग बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। एग्जांपल सभी लोग तो जानते होंगे। तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म जो होता है वो ax + by + c इज इक्वल टू 0 जो है वो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म भी आप बाय हार्ट करके रख सकते हो। एग्जांपल कई सारे हैं, दैट इज अगर मैं लिख दूं 3x + 4y इज इक्वल टू 7, तो ये क्या कहलाएगा, एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल कहलाएगा। तो ऐसे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो ये अगला टॉपिक है ग्राफिकल मेथड। देखो मैं बहुत फास्ट जा रहा हूं। अब इस चैप्टर में आप देखोगे तो आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के बेस पे क्वेश्चन आता है क्या, 2 इक्वेशन देंगे, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। देयर आर वेरियस मेथड्स, एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है। ज्यादातर आप एलिमिनेशन मेथड से ही करते हो ऑब्वियसली, और करना भी सही है, तो आराम से आप कर सकते हो। सारे चैप्टर्स को हमने पढ़ा के उसके लेक्चर्स अपलोड करके रखे हुए हैं, तो जहां अटक रहे हो, जिन भी प्रॉब्लम्स में, जिन भी पर्टिकुलर टॉपिक्स में प्रॉब्लम आ रही है, आप जाके हमारे वीडियोस को 2x की स्पीड पे देख सकते हो। ये आपको बहुत हेल्प करेगा। मैं बात कर रहा हूं रिकॉर्डेड वीडियोस की, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियोस को आप 2x की स्पीड लगा सकते हो इजीली। तो बस सर्च करो कि हाँ चैप्टर नंबर 1 10th मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 बाय JR ट्यूटोरियल्स, उसमें जाओ, लेक्चर 1 में जाओ, लेक्चर 2 में जाओ, लेक्चर 3 में जाओ, जहां जहां तकलीफ आ रही है वो पॉइंट को ओपन करो और उसको 2x की स्पीड पे भगा भगा के देखो और उसके एग्जांपल्स को प्रैक्टिस करो जो मैंने कराया हुआ है। साथ ही में अगर आपको 1 शॉट वीडियोस देखना है तो 1 शॉट वीडियोस भी हमने सारे मैथ्स के हर अलग चैप्टर्स के अपलोड करके रखे हैं। और एक और सजेशंस के तौर पे मैंने आपको टिप दे रखा था कि भाई प्रॉब्लम सेट के एग्जांपल जरूर करना, चाहे मैथ्स 1 हो चाहे मैथ्स 2। तो मैंने प्रॉब्लम सेट भी पूरा मैथ्स 1 का प्रॉब्लम सेट जो भी 6 के 6 प्रॉब्लम सेट है, और मैथ्स 2 का 7 के 7 प्रॉब्लम सेट को मैंने खुद ने आपको पढ़ा रखा है। पूरे चैप्टर्स, पूरे क्वेश्चंस को, जो 17 18 18 20 क्वेश्चंस होते हैं ना प्रॉब्लम सेट के अंदर, वो सारे क्वेश्चंस को करा रखे हैं डिटेल कंसेप्ट के साथ। तो जाके आप सर्च करो कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर नंबर 1 प्रॉब्लम सेट 1 बाय JR ट्यूटोरियल्स, ऐसा सर्च करो यूट्यूब पे, डायरेक्ट मिल जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं, उसको 2x की स्पीड पे देख सकते हो। ठीक है, खैर ये सब बातें ध्यान में रख लेना, जब जरूरत होगी तब जरूर से पढ़ना। अब यहां पे आ जाते हैं वापस से टॉपिक पे, जो कि है हमारा ग्राफिकल मेथड। तो ग्राफिकल मेथड का क्या कंसेप्ट होता है कि भाई मान लो आपको एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो कभी कभी ग्राफिकल मेथड में आपको एक ऐसा भी क्वेश्चन आता है जिसमें आपको दिया रहता है एक बॉक्स
एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2A में पूछा जाता है, एक इक्वेशन का नाम दे दिया जाएगा, दैट इज यहां पे दिया हुआ है, समझ लो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, दिख रहा है सबको, विजिबल है। अब इसमें क्या दिया है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो यहां पे आपको क्या दिया है कि भाई x के कोऑर्डिनेट 0 है तो y का कितना हो जाएगा, x के जगह पे 0 पुट करूंगा, अगर यहां पे 0 पुट करूंगा तो y कितना हो जाएगा भाई, y कितना हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1 है तो y इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0, -1। उसी प्रकार y जब 0 है तो y अगर 0 रहेगा तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1 आ जाएगा, ठीक है, तो ये हो जाएगा 1, 0। तो इस प्रकार से आप कोऑर्डिनेट्स जो है तैयार कर सकते हो, और एक बार कोऑर्डिनेट्स तैयार हो गया तो आप फिर x एक्सिस एंड y एक्सिस को ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करके आप ग्राफ बना सकते हो, अगर सिंगल लाइन का ग्राफ पूछा है तो। लेकिन अगर डबल लाइन का पूछा है तो आपको दूसरा इक्वेशन भी दिया रहेगा, जैसे यहां पे दूसरा इक्वेशन दिया है 5x - 3y = 1, जिसमें x के जगह पे क्या लिखा है 2 लिखा है। तो अगर मान लो ये इक्वेशन है आपका 5x - 3y = 1, जिसमें x के जगह पे 2 लिखा हुआ है, तो x के जगह पे 2 लिखोगे, -3y = 1 सॉल्व करोगे तो दैट इज -3y = 1 - 11, ठीक है, सॉरी 1 - 10, माफ करना, 1 - 10, तो -3y = -9, तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो y विल बी इक्वल टू 3, y का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पे -3y = -9, माइनस कैंसिल, 3y = 9, y = 9/3 हो जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा 3। तो इस तरीके से आप सॉल्व करके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हो 2, 3, दूसरे का भी कोऑर्डिनेट निकालो, तीसरे का निकालो, एटलीस्ट 3 निकालो, जरूरी नहीं है ये चौथा वाला करने का। 1, 2, 3 कोऑर्डिनेट्स अगर आपके निकल गए तो आपके जो लाइन होता है, ग्राफ का लाइन होता है, वो इजीली ड्रॉ होता है। और अगर सिंगल आया तो सिंगल लाइन ड्रॉ करने के लिए आएगा, अगर 2 आया तो आपको दोनों लाइन को ड्रॉ करके उनका इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिसको बोलते हैं, वो बताने के लिए आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें होती है ग्राफिकल मेथड में, इसको आपको मैंने समझा दिया, उम्मीद करता हूं सारा कांसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं डिटरमिनेंट। तो अगला टॉपिक है डिटरमिनेंट। तो इस चैप्टर में से डिटरमिनेंट के ऊपर भी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे कि आपको पता है डिटरमिनेंट क्या होता है, एक 4 एलिमेंट्स होते हैं इसके अंदर, जैसे यहाँ पे ABCD दिया है तो कोई भी 2 नंबर हो सकते हैं, लेट्स सपोज 1 2 3 4 है, आपको कुछ करना नहीं है। आपको अगर डिटरमिनेंट निकालना है तो A को D से मल्टीप्लाई करना होता है, B को C से मल्टीप्लाई करके बीच में माइनस लिखना है। यहाँ पे कैसा हो जाएगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा दैट इज नथिंग बट A × D - B × C होता है। तो सेम इसी प्रकार 1 × 4 -2 × 3, तो इज इक्वल टू 4 - 6, दैट इज नथिंग बट -2, तो -2 इज द आंसर फॉर डिटरमिनेंट। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क्स के कैटेगरी में, ठीक है। फास्ट जा रहा हूं, आगे बढ़ जाओ। नेक्स्ट है क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स रूल, जिसको आपको जानते हो। तो क्रैमर्स रूल इज वन ऑफ द मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन इन द एंटायर मैथ्स वन। हर साल का क्वेश्चन पेपर उठाओ, क्रैमर्स रूल के ऊपर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। अब क्रैमर्स रूल क्या होता है, क्रैमर्स रूल में मतलब क्या होता है कि आपको ना सबसे पहले 2 इक्वेशन दिया है, लेट्स सपोज 3x + 4y = 7 दिया है, एक और दिया है, लेट्स सपोज, देखो अपने मन से लिख रहा हूं मैं, ठीक है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये अपने मन से लिख रहा हूं मैं, आपको बस समझा रहा हूं मैं, ठीक है। लेट्स सपोज 5x + 4y = 8, ये आपको दिया है, तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले d लिखना होता है, दैट इज आपका डिटरमिनेंट, जिसमें आपके ये दोनों नंबर आ जाएंगे x वाले, तो 3 5 हो गया, और y के जो नंबर, इधर पे कुछ और नंबर ले लो, 6 ले लो, चलो 6 ले लिया मैंने, तो 4 और 6 ले लिया, इसको सॉल्व करना होता है। फिर आपको dx लेना होता है। dx के लिए कैसे लेते हैं, dx के लिए कैसे लेते हैं, x के कंपोनेंट के जगह पे, x के कोएफिशिएंट के जगह पे आपको जो मेन नंबर होते हैं ना प्रोडक्ट वाले 7 और 8 ये लिखना होता है, वो लिख दिया, बाकी y वाले सेम होते हैं 4 6, इसका आप डिटरमिनेंट निकाल लो, सॉल्व कर लो, सेम जैसे करते हैं 4 7 × 6 माइनस करते हैं ना ऐसे ही, तो मल्टीप्लाई बाय ये, जैसे हमने अभी इसके पहले बताया, सेम वही चीज करना होता है जो अभी यहाँ पे किया ना हमने, वही चीज वहां पे करना होता है। वैसे उसके बाद हम निकाल लेते हैं dy, dy की जगह पे, dy के लिए क्या करते हैं हम लोग, अब x वाले सेम टू सेम लिखने होते हैं, 3 और 5 लिख दिया x वाले, बट y की जगह पे हम ये वाला लिख देते हैं जो कि 7 और 8, इसको भी सेम वैसे ही सॉल्व कर दो, आपका dy का आंसर आ जाएगा। और एक बार जब आंसर आ जाएगा तो आप फिर फॉर्मूला लगाते हो ये वाला, दैट इज x निकालना है। देखो मान लेना अगर x दिया है तो x लिखना, अगर मान लो कुछ और दिया, p दिया है, mn वाले भी आते हैं ना आजकल क्रैमर्स रूल में, तो m डाल देना, m = dm/d, फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, बस x है इसके लिए dx/d हो गया। तो x निकालने के लिए dx का जो भी वैल्यू आएगा उसको d के वैल्यू से डिवाइड कर देना है, और y के लिए y = dy/d डिवाइड करना है। तो होप ये आपको समझ में आ गया होगा कंसेप्ट इसका पूरा, और फॉर्मूला भी ध्यान में रिपीट हो गया होगा, मतलब एक तरीके से रिकॉल हो गया होगा। चलो फास्ट जाएंगे, थोड़ा सा समझ में आ रहा है। देखो ये बहुत ज्यादा मुश्किल से बना रहा हूं वीडियो आपके लिए, ठीक है, बहुत मुश्किल से बना रहा हूं, पूरा हर एक चीज को हमने पहले बैठ के पीपीटी टाइप में बनाया है, इसका पीडीएफ अरेंज किया हुआ है ताकि एक ही जगह पे आपको दे सकूं। तो भले ये वीडियो लंबा हो जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन आप लोग को ये वीडियो को पूरा एंड तक देखना है, क्योंकि सारे मैथ्स के 1 के चैप्टर, मैथ्स 2 के चैप्टर इस एक ही वीडियो में कवर हो रहे होंगे आपके, ठीक है। तो हर बच्चों को रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, लाइक करके कम से कम यार 3000 लाइक का टारगेट पूरा कर दो, और कम से कम 1000 कमेंट का आप टारगेट पूरा कर दो, ठीक है। और जितने भी आपके 10वीं के फ्रेंड हैं जिनको भी लगता है मैथ्स में डर, बस ये वीडियो शेयर कर दो, सारे कंसेप्ट फॉर्मूले क्लियर हो जाएंगे, बस उनको प्रैक्टिस करना रहेगा। आप हमारे वन शॉट देख सकते हो, उड़ान बैच के वीडियो देख सकते हो, या फिर लेक्चर देख सकते हो, फिर प्रैक्टिस करना है, सारी चीजें सॉल्व हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देखो यहाँ पे शुरू होता है आपका चैप्टर नंबर 2, देखो कितना ईजी है, यहाँ पे खत्म हो गया आपका चैप्टर नंबर 1, यहाँ पे चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है, क्या है
क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या था, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। यानी कोई भी इक्वेशन कैसा हो सकता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में हो सकता है। यानी मान लो 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस कोई नंबर ले लो 9 इज इक्वल टू 0। इस प्रकार के फॉर्म में अगर कोई भी चीज है, देखो ये अपने मन से मैंने लिखा है, कोई एक क्वेश्चन नहीं है, लेकिन अगर इस प्रकार के फॉर्म में दिख रहा है तो मैं बोल सकता हूं कि वो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में फर्क क्या है कि लीनियर इक्वेशन में जो वेरिएबल होते हैं उनकी डिग्री 1 होती है, उनके ऊपर कोई स्क्वायर वगैरह नहीं होता है, लेकिन इसके ऊपर डिग्री 2 होती है क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर होता है। ये बेसिक चीजें ध्यान में रखना है। ठीक है, समझ में आ गया जनरल फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। ओके, आगे बढ़ जाओ। अब सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, हमेशा क्वेश्चन देखने मिलता है आपको, एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएगा कि भाई मैथ्स 1 के पेपर में इस चैप्टर में से फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन जरूर पूछता है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, कोई भी एक इक्वेशन दे सकता है। जैसे मान लो यहां पे दिया x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ठीक है, ये एक इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। अब उसके दो फैक्टर्स आते हैं या फिर दो रूट आते हैं एक तरीके से, दैट इज यहां पे आया x माइनस 5 x प्लस 1। आता कैसे, फिर से याद दिलाता हूं। जैसे मान लो इक्वेशन है x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इज इक्वल, ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5। ठीक है, ये चीज है। ठीक है, अब मान लो यहां पे दिया हुआ है इज इक्वल टू 0 या फिर जो भी है ये आपको दिया हुआ है और आपको बोल रहा है कि सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्वेश्चन है, आपको बोल रहा है सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन मेथड। क्या करना है, आपको सबसे पहला नंबर जो कोएफिशिएंट होता है और उसके ये वाला नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो एक्स स्क्वायर है यहां पे और ये माइनस 5, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसको ऐसे दो नंबर में स्प्लिट करना होता है जिसको मल्टीप्लाई करके ये आ जाए और प्लस करके मिडल टर्म आ जाए यानी माइनस 4x आ जाए। तो आप सभी लोग जानते हैं 5 का टेबल किस में आता है, अगर आप देखोगे तो 5 का टेबल 5 1 5 में आता है। यानी 5x को अगर मैं x के साथ यानी 5x मल्टीप्लाई बाय x करूंगा तो 5x स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन हमें चाहिए निगेटिव और इधर भी निगेटिव चाहिए तो माइनस 5 कर दूंगा मैं, तो माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय x कितना हो जाएगा, माइनस 5x स्क्वायर हो गया। वैसे माइनस 5x प्लस x कर दूंगा अगर तो माइनस 4x आ जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, अगले स्टेप में पहला वाला टर्म सेम टू सेम लिखना होता है। इस बीच वाले के टर्म की जगह पे ये दोनों लिख दो जो कि है माइनस 5x और ये x क्या है, पॉजिटिव है तो प्लस x और तीसरा टर्म माइनस 5 इज इक्वल टू 0। मतलब इनिशियली हमने किया क्या, बस ये जो बीच वाला टर्म था, ठीक है, ये बीच वाला पूरा टर्म जो था इसके जगह पे हमने क्या कर दिया है, ये दो टर्म डाल दिए जिसको बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडल टर्म। यही होता है फैक्टराइजेशन का रूल। फिर आपको दो दो का ग्रुप बना लेना है। इसमें आप देखोगे इन दोनों में x कॉमन है तो अंदर बचेगा x माइनस 5 और इसमें अगर आप देखोगे कुछ कॉमन नहीं है, 1 कॉमन है तो अंदर भी बचेगा x माइनस 5 और इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ये x माइनस 5 एक बार लिख देना है क्योंकि ये दो बार है ना, x माइनस 5। और एक गुरु मंत्र, एक टिप बताता हूं भाई, ये वाला और ये वाला सेम आता है, हमेशा याद रखना। x माइनस 5 हमेशा सेम आता है। अगर अलग अलग आया, मान लो इधर पे x माइनस 2 आ रहा है, इधर पे x माइनस 3 आ रहा है, मतलब अलग अलग आ रहा है तो गड़बड़ है, मतलब कुछ तो आपने गलत किया है। ये चीज ध्यान में रखना है। तो x माइनस 5 दोनों का एक लिख दिया, फिर ये x और ये प्लस 1 को साथ में लिख दो, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा। अभी इसको आगे भी आप कर सकते हो, इसको आगे भी कर सकते हो कि x माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, बीच में और लिख देना और ये x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा x इज इक्वल टू 5 और ये हो जाएगा x इज इक्वल टू माइनस 1। ठीक है, तो इस तरीके रूट भी निकाल सकते हो। ये तो हमने सिर्फ फैक्टर निकाल के दिखाए, दैट इज यहां तक x माइनस 5 x प्लस 1 ये आपके फैक्टर्स निकले। तो अगर सिर्फ फैक्टर्स निकालने पूछेगा तो यहीं तक सॉल्व करना है, रूट निकालने पूछ लेगा तो यहां तक पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, समझ में आ गया बच्चा, क्लियर है। नेक्स्ट फॉर्मूला मेथड। फॉर्मूला मेथड जैसे फैक्टराइजेशन मेथड है वैसे एक फॉर्मूला मेथड है। ये सबसे भयंकर तरीके से पूछा जाता है क्वेश्चन है भाई। लास्ट 3 ईयर का क्वेश्चन निकालो, 30 नहीं बोला 3 बोला, ठीक है 30 मेरे मुंह से निकला। 3 ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालो, फैक्टराइजेशन मेथड 3 मार्क्स, फैक्टराइजेशन मेथड अगेन फॉर्मूला मेथड, माफ करना, फॉर्मूला मेथड 3 मार्क्स, अगेन फॉर्मूला मेथड 3 मार्क्स, फॉर्मूला मेथड 3 मार्क्स। मैंने लगातार देखा है यार। तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, फैक्टराइजेशन, माफ करना बार बार फैक्टराइजेशन बोल रहा हूं, फॉर्मूला मेथड का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज x इज इक्वल टू, ध्यान में रखना क्या बोल रहा है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। मतलब सेम उसी प्रकार आपको क्या होता है ना कि ऐसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा होता है। जैसे मान लो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 है तो आपको कुछ नहीं करना होता है। जैसे मान लो x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 इक्वल टू 0 आपको दे रखा है। आपको सबसे पहले कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से और a और b और c का वैल्यू निकालना है। तो a 1 है यहाँ पे, b माइनस 4 है, c माइनस 5 है। ये निकालने के बाद डिस्क्रिमिनेंट निकाल लो, बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू आपको निकल जाएगा। फिर इस फॉर्मूले में जो जो b का वैल्यू है, c का वैल्यू है वो डाल दो, सिंप्लीफाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से फॉर्मूला मेथड डेफिनेटली करना है भाई। और जितने भी मैंने कराए हुए वन शॉट में और उड़ान बैच में एग्जांपल है वो तो करना ही करना है भाई। सिंपल तरीके से बातें PYQ के एग्जांपल्स करने हैं और जितने भी टेक्स्ट बुक के जो इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको पढ़ाते टाइम, लेक्चर्स लेते टाइम बताइए वो तो करना ही है। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आप देखो कुछ और चीज बता रहा हूं अगेन उसी चैप्टर का, क्या बोल रहा है, रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या है, रूट्स ऑफ
क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पे अगर नजर डालोगे तो जैसे मान लो कि अल्फा और बीटा रूट्स होते हैं ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हमारा अल्फा के लिए क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस प्लस हो जाता है, बीटा इज इक्वल टू माइनस बी हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, वैसे ये हमारा फॉर्मूला मेथड का ही कैसे आता है वो पार्ट है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन ये आपको याद रखना, ये वाला याद है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी बाय ए, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय है, अल्फा प्लस बीटा इज अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। ये दो चीज मान लो कि अगर आपको ऐसे दो रूट दिए हुए हैं और आपको बोलेगा कि क्या बोलते हैं उसको, रूट फॉर्म करो, मतलब इक्वेशन फॉर्म करो, तो इससे भी आपको हेल्प होगा। तो कहीं ना कहीं आपका दो जो रूट होते हैं ना अल्फा और बीटा, इन दोनों को प्लस कर दोगे तो आपका माइनस बी बाई ए का वैल्यू निकलता है। और अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू पता है, मतलब ए बी सी का वैल्यू अगर आपको पता है, तो आप उससे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हो, सेम उसी प्रकार से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। और इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट बोला जाता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, इज कॉल्ड एज द डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो एक और चीज भी याद रखना है, अगर आपको नेचर पूछा, नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो हमेशा याद रखना कि अगर आपको नेचर पूछ रहा है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसको बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो सबसे पहले, यानी डिस्क्रिमिनेंट डेल्टा का वैल्यू निकाल दो। अगर डेल्टा का वैल्यू जीरो है तो हम बोल सकते हैं कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का नेचर है वो रियल और इक्वल है। हमेशा याद रखना, अगर जीरो आया तो वो रियल भी है और इक्वल भी है, लेकिन अगर जीरो से बड़ा आता है डेल्टा का वैल्यू, यानी डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर बड़ा आता है जीरो से, तो वो रियल तो है लेकिन वो अनइक्वल है, ये चीज ध्यान में रखना है। सेम उसी प्रकार अगर डेल्टा का वैल्यू लेस देन जीरो आ रहा है, मतलब जीरो से छोटा आ रहा है, तो याद रखना कि जो रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो रियल नहीं है, क्योंकि जीरो से छोटा हो गया नेगेटिव नंबर, ठीक है ना, तो वो चीज रियल नहीं हो सकती। नेक्स्ट, अब जैसे अगर आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू आपको पता है, तो मैंने क्या बोला था आपको, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया रहेगा और आपको बोल रहा है कि फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के दिखाओ। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बनाने के लिए एक इक्वेशन है, to form a quadratic equation this formula is applied, that is x square minus alpha plus beta x plus alpha into beta is equal to 0। तो वहां पे अगर आपको अल्फा और बीटा का वैल्यू पता है तो अल्फा प्लस बीटा आप निकाल सकते हो और अल्फा इंटू बीटा अलग से निकाल सकते हो, फिर इसमें पुट ऑन कर सकते हो, या तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर सकते हो जैसा यहां पे फॉर्मूला दिया हुआ। तो इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें पूछी जा सकती है, ये आपको मैं पूरा कंसेप्ट समझा के दे रहा हूं। नेक्स्ट यहां पे आ जाता है आपका चैप्टर नंबर 3, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। देखो यहां पे अब चैप्टर नंबर 3 में बात करेंगे तो आप सभी लोग जानते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है, एपी, दैट इज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात करें, जो पहला टर्म होता है, कोई भी सीक्वेंस अगर आपको दिया हुआ है, जैसे मान लो 2, 4, 6, 8, 10 दिया हुआ है, कॉमा करते 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 गया है, इसको ही बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का बेसिक रूल क्या है कि भाई अगर हर एक जगह डिफरेंस सेम है, जैसे कॉमन डिफरेंस जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे 4 - 2 करूंगा तो 2 हो जाएगा, 6 - 4 करूंगा तो 2 आएगा, मतलब हर जगह डिफरेंस सेम आ रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम में, तो उसको मैं बोलूंगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है ना। वो जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, लेकिन हर जगह डिफरेंस अलग आ रहा है, कॉमन डिफरेंस, तो मैं बोलूंगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। लेकिन कुछ और चीज भी ध्यान में रखना है कि जो पहला टर्म होता है वो हमेशा T1 होता है, इसको A भी बोला जाता है, ये दूसरा टर्म T2 होता है, तीसरा टर्म आपका T3 होता है, T4 होता है, और करते करते जाना है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो पहला टर्म मैंने क्या बोला, T1 का वैल्यू A होता है, लेकिन अगर आपको पूछ लेगा कि अगला टर्म निकालो तो क्या करना होता है, T2 निकालने के लिए आपको बस पहले टर्म को कॉमन डिफरेंस से प्लस कर देना होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको पहला टर्म दे दिया जाएगा, कॉमन डिफरेंस दे दिया जाएगा, और आपको बोलेगा अगला टर्म बताओ, उसके भी अगला टर्म बताओ, नेक्स्ट 3 टर्म बताओ। तो कुछ नहीं करना है भाई, अगला टर्म निकालने के लिए पहले वाले टर्म को कॉमन डिफरेंस से प्लस करना है। तो T2 विल बी इक्वल टू T1 प्लस D, वैसे ही T3 विल बी इक्वल टू T2 का जो वैल्यू आएगा, यानी A प्लस डी का जो वैल्यू आएगा प्लस डी कर दो, ठीक है ना, A प्लस 2D हो जाएगा। तो ये भी आप कर सकते हो, बहुत सिंपल है। तो एक तरीका मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि T1 जो होता है वो A होता है, T2 जो होता है वो होता है T1 प्लस D, T3 जो होता है वो क्या होता है, T2 प्लस D होता है, T4 जो होगा वो हो जाएगा T3 प्लस D। तो एक एक वैल्यू जो निकलते जाएगा पीछे वाला, उसको बस D से प्लस करते जाओ, आपका आगे का आंसर आते जाएगा सीक्वेंस में, ठीक है। ये चीज कर सकते हो, ठीक है, याद रखना, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे और कुछ देखो कि इन ए सीक्वेंस इज डिफरेंट, T(n+1 - इज कांस्टेंट, देन सीक्वेंस इज कॉल्ड द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ये तो चलो मैंने बता दिया है। एपी, द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्सेक्यूटिव टर्म इज ए कांस्टेंट एंड इज डिनोटेड बाय D, ये भी मैंने बता दिया, कॉमन डिफरेंस को D बोलते हैं, ठीक है। कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, और कभी कभी जीरो भी आता है। तो कोई टेंशन की बात नहीं है कि भाई मेरा नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत की बात नहीं, जो रहेगा वो तो आएगा ही आएगा, ठीक है। ये चीजें मैंने समझा दी है, A प्लस D, कोई दिक्कत की बात नहीं है, यहाँ पे कुछ है नहीं आपके लिए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब nth टर्म ऑफ एपी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। nth टर्म मतलब जानते ही हो, अगर आपको कोई चीज पूछ देगा, मान लो दिया है 2, 4, 6, 8 ऐसा करते करते दिया है, और आपको बोला जाएगा कि भाई फाइंड करो T17, यानी टर्म नंबर 17, मतलब इसके पास, ये देखो ये पहले पे है, ये दूसरे पे है, तीसरे पे है, चौथे पे, तो ऐसे करते करते 5वें 6वें करते 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 17वें नंबर पे कौन सा नंबर आएगा, कैसे निकालोगे, दैट इज nth टर्म। तो nth टर्म के लिए फॉर्मूला है Tn इज इक्वल टू A प्लस n - 1 इंटू D,
ठीक है। तो बस n के जगह पे अगर आपको t17 पूछा, n के जगह पे 17 पुट करोगे, a यानी पहला टर्म 2 पुट करोगे, n 17 पुट करोगे -1 और कॉमन डिफरेंस 4 - 2 2 आ जाएगा, वो डाल दोगे, कैलकुलेट कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो nth टर्म। फिर आपका सम वाला क्वेश्चन आता है, अगर आपको कोई चीज प्लस करने के लिए पूछ देगा, आपको पूछ देगा कि बताओ ये जो टर्म है इसके अंदर अगर मेरे को प्लस करना है, मतलब ऑल द सम प्लस करना है, तो s वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या होता है, सम ऑफ द फर्स्ट nth टर्म का फॉर्मूला होता है ये वाला, दैट इज Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n - 1 into d। दिस इज द फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, याद रहेगा, ठीक है। और एक और फॉर्मूला होता है Sn इज इक्वल टू n/2 t1 plus tn। अगर आपको पहला टर्म पता है, पहला टर्म, ठीक है, अगर आपको पहला t1 पता है और आखिरी टर्म भी पता है, तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो मत, ये तो करना ही नहीं है वैसे भी, ठीक है, इसको छोड़ दो, इग्नोर करो इसको, ये वाला Sn इज इक्वल टू n/2 2a plus n - 1 into, जिसमें आपको पहला टर्म पता है, आपको d पता है, सब कुछ पता है। लेकिन अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जिसमें सिर्फ पहला टर्म दिया है और आखिरी टर्म दिया हुआ है और कॉमन डिफरेंस वगैरह कुछ आइडिया नहीं है, तो सिंपली लगा दो Sn का फॉर्मूला n/2 t1 plus tn। इस तरीके से आप डायरेक्ट nth टर्म का एडिशन निकाल सकते हो। एडिशन, सम निकालने बोलेगा तो ये कर सकते हो। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं यहां पे, ये वाला खत्म, ठीक है, खत्म। यहां पे इधर से शुरू हो रहा है आपका चैप्टर नंबर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर फाइनेंशियल प्लानिंग। भाई जिद से बोल रहा हूं, जिद से, रिक्वेस्ट भी नहीं, जिद से बोल रहा हूं, करना ही है। जाओ खाली सर्च करो कि 10th स्टैंडर्ड चैप्टर 4, 10th मैथ्स चैप्टर 4 फाइनेंशियल प्लानिंग बाय JR ट्यूटोरियल्स। ज्यादा नहीं है, 4 से 5 लेक्चर्स हमने बनाए हैं इस चैप्टर के अंदर, और वो चैप्टर को इतनी खूबसूरती के साथ पढ़ा है क्योंकि 2022 तक तो ये सिलेबस में इंक्लूडेड था ही नहीं, क्योंकि भाई 2020 में पेपर हुआ, कोविड आया, 2021 में पेपर ही नहीं हुआ, 2022 के इसमें हटा ही दिया गया चौथा और छठवां चैप्टर, तो यार बहुत ना खराब कर दिया था माहौल। तो यहां पे मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जो बच्चे डरते हैं फाइनेंशियल प्लानिंग से और स्टैटिस्टिक्स से, बस ये 2 चैप्टर को अलग से सर्च करके लेक्चर्स देखना खाली, और भगा के देखना 1.5 1.7 की स्पीड से देखना, आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि भाई क्या होता है फाइनेंशियल प्लानिंग, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, ठीक है ना, GST, CGST, SGST, इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे निकाला जाता है, ये सब चीज पढ़ाया हुआ है बच्चा, ठीक है। चलो आ जाते हैं तो टॉपिक पे। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है पैन या फिर GST का। तो आप एक चीज जानते हो कि पैन जो नंबर होता है वो 10 डिजिट का कोड होता है, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें पढ़ना है जो कि होता है GST। अब GST के लिए आप जानते हो GST नंबर होता है, GST IN बोलते हैं, क्या बोलते हैं, GST IN, GST आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो GST आइडेंटिफिकेशन नंबर 15 डिजिट का होता है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में कि GST हैव डैश अल्फा न्यूमेरल्स, MCQ में पूछा गया, पिछले 1-2 साल में देखा है मैंने। तो कितने होते हैं, हमेशा याद रखना, GST में टोटल 15 नंबर होते हैं, जिसमें हमेशा याद रखना कि यहां पे जो 10 डिजिट पैन नंबर होता है, पैन कार्ड में पैन नंबर होता है, वो तो होएगा ही होगा, लेकिन स्टार्टिंग का जो 2 डिजिट होता है वो स्टेट का कोड होता है। तो महाराष्ट्र के लिए 27 कोड है, तो हो सकता है MCQ में पूछ ले भाई, कुछ भी भरोसा नहीं है। तो हमेशा याद रखना GST नंबर अगर महाराष्ट्र में रजिस्टर्ड है कोई फर्म, कोई कंपनी, तो उसका जो स्टार्टिंग का 2 डिजिट 27 है, तो 2 डिजिट स्टेट कोड है, महाराष्ट्र का कोड है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे, ठीक है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो वन नंबर जो है यहाँ पे वो वन रजिस्ट्रेशन को ये करता है, ठीक है ना, ये सब चीज आपको बताता है। तो ये कुछ चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर, ओके। ये 1 नंबर जो दिख रहा है आपको, ये वाला, ये नहीं, ये तो आपका क्या हो जाएगा ना, पैन नंबर हो जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ तक। ये जो बीच का जो 10 नंबर है, ये बीच का जो 10 नंबर है, ये आपका पैन कार्ड का नंबर है, मतलब जिस कंपनी के नाम पे वो पैन कार्ड है वो नंबर है। उसके बाद ये जो 1 है वो क्या बताता है, 1 रजिस्ट्रेशन बताता है। ये Z जो नंबर है ये बाय डिफॉल्ट आता है, सबके लिए सेम होता है। और ये जो लास्ट में 5 है ये आपका टोटल बताता है जो GST IN पे GST पोर्टल पे रजिस्टर किया जाता है। और 27 मैंने क्या बोला, स्टेट कोड है महाराष्ट्र के लिए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो मैं कंसेप्ट के तौर पर आपको बता रहा हूँ, ध्यान में रखना है। चलो नेक्स्ट, अब डायरेक्ट सब फॉर्मूले से, ऑल फॉर्मूला, जितने फॉर्मूले आपको इस पर्टिकुलर चैप्टर से दिखेंगे फाइनेंशियल प्लानिंग से, ठीक है, तो ये सारे कवर कर रहा हूं यहां पे, देखो एक ही बार, ठीक है। तो यहां पे देखो रेट ऑफ GST निकालना है, तो रेट ऑफ CGST को रेट ऑफ SGST को प्लस करना है, ठीक है। CGST सेंट्रल का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, और SGST स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। दोनों को प्लस कर दोगे टोटल रेट ऑफ GST निकल जाएगा। नेक्स्ट, अमाउंट ऑफ GST अगर आपको निकालना है
तो जिस अमाउंट पे टैक्स लगता है दैट इज टैक्सेबल वैल्यू, और उसको उसके रेट से, मतलब आपको दिया रहेगा कि भाई रेट ऑफ जीएसटी है 5%, 18%, जो भी रेट ऑफ जीएसटी है उसको उसके टैक्सेबल वैल्यू यानी जो अमाउंट रहेगा उससे मल्टीप्लाई करना है, आपको अमाउंट ऑफ जीएसटी मिल जाएगा। फिर मान लो टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर, क्या होता है जो कस्टमर पे करता है टोटल अमाउंट, वो क्या होता है टैक्सेबल वैल्यू, तो पे करता ही है, मतलब जितना उसका प्राइस है प्लस जीएसटी भी पे करता है। नेक्स्ट जीएसटी पेबल बाय होलसेलर या फिर रिटेलर जो होता है वो होता है आउटपुट माइनस आईटीसी, ठीक है। तो आउटपुट टैक्स जो भी रहेगा उसमें से आईटीसी माइनस कर देना। और अगेन ये तो सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं ना, क्योंकि आज का तो मेन मुद्दा वही है कि फॉर्मूला बताओ और कंसेप्ट समझाओ, लेकिन अगेन इन फॉर्मूलेस को यूज कहां करना है, कैसे करना है, कौन से एग्जांपल्स में कैसे यूज करना है, वो सारे हमारे लेक्चर्स में अवेलेबल है, या तो आप डायरेक्टली वन शॉट भी सर्च कर सकते हो कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 फाइनेंशियल प्लानिंग वन शॉट बाय JR ट्यूटोरियल्स, बस ऐसा सर्च कर लेना और 1 घंटा टाइम निकाल के वो पूरा वीडियो देख लेना। भाई मैं बोलता हूं फाइनेंशियल प्लानिंग में आप एक्सपर्ट हो जाओगे, गारंटी बोलता हूं, ठीक है। नेक्स्ट सम इन्वेस्टेड, मार्केट वैल्यू और शेयर को मल्टीप्लाई कर दो, आपका सम कितना आपने इन्वेस्ट किया, सम मतलब पैसा, कितना पैसा आपने इन्वेस्ट किया है वो पता चल जाएगा। इसके अलावा डिविडेंड पर शेयर क्या होता है, अगर मान लो एक शेयर के हिसाब से डिविडेंड आपको मिलना है तो कितना मिलेगा, जो भी उसका फेस वैल्यू रहेगा उसको रेट ऑफ डिविडेंड से मल्टीप्लाई कर लो। फिर रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, वो होता है आपका टोटल डिविडेंड डिवाइड बाय कितना पैसा आपने डाला है मार्केट में, सम इन्वेस्टेड मल्टीप्लाई बाय 100 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। फिर अमाउंट ऑफ ब्रोकरेज जो होता है वो मार्केट वैल्यू MV मल्टीप्लाई बाय द रेट ऑफ ब्रोकरेज होता है। फिर मान लो परचेस वैल्यू पर शेयर अगर आपको निकालना है कि एक शेयर खरीदने का परचेस वैल्यू क्या है, तो वो होता है आपका मार्केट वैल्यू प्लस उसके ऊपर आपने कितना ब्रोकरेज चार्ज दिया है वो होता है। सेलिंग प्राइस, शेयर बेचना चाहते हो तो वो होता है आपका मार्केट वैल्यू जिसमें माइनस हो जाएगा आपका ब्रोकरेज, क्योंकि ब्रोकरेज तो आपको देना ही पड़ेगा। फिर मार्केट वैल्यू क्या होता है, दैट इज फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम, आपको पता ही है ना, मैंने आपको एक चीज समझाया था कि अगर आपका मार्केट वैल्यू बड़ा है फेस वैल्यू से तो आपका शेयर किस पे होता है, प्रीमियम पे होता है, ये मैंने पढ़ाया था। अगर आपका मार्केट वैल्यू छोटा है, प्राइस कम है फेस वैल्यू से, तो वो शेयर जो होता है वो डिस्काउंट पे होता है। और अगर आपका मार्केट वैल्यू और फेस वैल्यू का प्राइस बराबर है तो शेयर जो होता है वो पार पे होता है। ये 3 चीज याद रखना, इसके ऊपर भी एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन 2 मार्क्स की कैटेगरी में या तो 1 मार्क्स की कैटेगरी में पूछे जाती है। और लास्ट में है नंबर ऑफ शेयर, अगर आपको कैलकुलेट करना है तो भाई कितना पैसा आपने डाला है, सम इन्वेस्टेड डिवाइड बाय मार्केट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 100 कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें हैं दोस्तों जो मैंने आपको समझा दी है, बस इन फॉर्मूलेस को प्रैक्टिस कर लो और कैसे यूज करना है, लेक्चर्स देख के समझना है, वो मैंने ऑलरेडी आपको समझा दिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। यहां पे ये फॉर्मूलेस क्लियर हो गए। चलो आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट अब यहां पे आता है आपका चैप्टर नंबर 5। क्या नाम है चैप्टर नंबर 5 का, सभी लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी, ठीक है। कोई दिक्कत की बात, यहां तक सबसे इजी चैप्टर, 8 मार्क्स कहीं ना कहीं से देके जाने वाला चैप्टर है, 7 से 8 मार्क्स, ठीक है। अब देखो ये कुछ चीजें हैं जो कि है आपका सैंपल स्पेस, तो इसको मैंने याद रखने बोला था कि अगर एक कॉइन टॉस हो रहा है तो सैंपल स्पेस हेड और टेल होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 2 होता है, याद रखना। 2 कॉइन टॉस हो रहे हैं, हेड 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 टेल टेल हेड टेल टेल होता है, नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने होते हैं, 4 होते हैं, याद रखना। 3 कॉइन टॉस होता है, हेड हेड हेड, कैसे याद रखना है, हेड 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 3 हेड, उसके बाद 2 हेड, तो हेड 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 टेल, फिर हेड टेल हेड रखना है, फिर टेल पे आना है, फिर टेल के बाद 2 हेड रखना है, फिर वापस हेड टेल टेल रखना है, टेल हेड टेल रखना है। तो आप अलग अलग तरीके से याद रख सकते हो, कोई बात नहीं। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 8 होता है, याद रख लेना, ठीक है। फिर अगर डाई यानी गोटी जो होती है लूडो वाली, वो अगर आप फेंक रहे हो तो 6 होता है, 1 2 3 4 5 6, करली ब्रैकेट में जरूर लिखना सभी लोग को। कैसे बनाते हैं मैंने बताया था, एस बनाना है, उधर से उल्टा एस बनाना है, दैट इज 6। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 हो जाएंगे डाई के लिए। 2 डाई अगर उड़ते हैं, ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आता है, लेकिन अगेन अगर आता है तो दिमाग खराब कर देता है, लेकिन है बहुत इजी। क्या होता है, 2 गोटी एक साथ फेंक रहा हूं तो 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, 1 4 1 5 1 6 आ सकता है। उसी प्रकार 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 6, उसी प्रकार 3 1 3, ऐसे करते करते आएगा तो टोटल मिला के नंबर ऑफ सैंपल स्पेस मेरे 36 बन सकते हैं, ठीक है। फिर अगर एक कार्ड है जो ड्रॉ है, एक कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए पैक बियरिंग नंबर्स फ्रॉम 1 to 25, तो ऑब्वियसली जो भी कार्ड है हमारे 50, ठीक है ना, कोई कितने भी कार्ड है उसमें से 1 से लेके 25 तक निकाल रहा हो तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो जाएंगे, 25 हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। फिर प्लेइंग 52 कार्ड है, जो आपका पत्ते आप खेलते हो, ठीक है, तो टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 होते हैं। और उसमें से बहुत सारी चीज बता देना चाहता हूं कि भाई डायमंड जो होता है, रेड कलर का ऐसा डायमंड होता है, वो कितने होते हैं, टोटल मिला के 13 होते हैं, ठीक है ना। फिर स्पेड जो होता है वो आपका उल्टा पान, ठीक है ना, उल्टा पान होता है ऐसा, वो होता है आपका स्पेड, ठीक है। उसके बाद हार्ट होता है, दिल, सीधा वाला पान, और उसके बाद लास्ट में आया नहीं है, यहाँ पे कट गया है, और वहां पे होता है आपका क्लब, चिड़ी, ऐसा होता है, वो 13 होते हैं। तो हर कोई 13 होते हैं, याद रखना, 13 13 13 13
ऐसे कुल मिला के 52 हो जाते हैं। चलो ये याद रहेगा आपको। अब देखो एक और क्वेश्चन आता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। बहुत इजी है, अगर आपको किसी चीज का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो आपको फॉर्मूला मैंने बताया है। अगर मान लो ए आपका इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज नथिंग बट नंबर ऑफ ए को नंबर ऑफ सैंपल स्पेस से डिवाइड कर लेना। इस तरीके से आपका प्रोबेबिलिटी जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, ये मैंने आपको बताया था ऑलरेडी, क्लियर है। नेक्स्ट, द प्रोबेबिलिटी, हमेशा याद रखना ये चीज मैंने एमसीक्यूज में बताया था, प्रोबेबिलिटी हमेशा हमेशा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, नॉट ग्रेटर देन 1। ठीक है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, इसको आप कैसे लिख सकते हो कि हमेशा याद रखना कि जो प्रोबेबिलिटी होता है वो 0 से बड़ा रहेगा और 1 से छोटा रहेगा। ये अच्छा चीज है लिखने के लिए। देखो 0 से बड़ा रहेगा, 1 से छोटा रहेगा। हमेशा कोई भी प्रोबेबिलिटी रहने दो भाई, वो 0.1 भी हो सकता है, 0.99 भी हो सकता है, लेकिन वो 1 से बड़ा नहीं हो सकता। ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे खत्म होता है हमारा चैप्टर नंबर 4। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारा अगला चैप्टर नंबर 5। प्रोबेबिलिटी खत्म हो गया। यहां पे आ जाता है मैथ्स 1 का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब स्टैटिस्टिक्स में सभी लोग जानते होंगे क्या है भाई, इसके अंदर मीन है, वो भी मीन 3 टाइप के मीन है, मीडियन है, मोड है। ठीक है, मीन मीडियन मोड है, हिस्टोग्राम है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन है और पाई डायग्राम। यही इतने टॉपिक्स है। और अगेन मैंने बोला अगर आपको इनमें से कोई भी टॉपिक्स में दिक्कत है बस सर्च करो जाके कि 10th स्टैंडर्ड मैथ्स 1 चैप्टर 6 बाय JR ट्यूटोरियल्स। आपको हमारे वीडियो टॉप पे देखने मिलेंगे। उन वीडियो को ओपन करो, 1.5 1.75 की स्पीड सेट करो, कोने में जाओ, बुक लेके बैठो, साथ साथ में सॉल्व करो। भाई 1 घंटे में आपका स्टैटिस्टिक क्लियर, गारंटी बोल सकता हूं। लेकिन मेहनत करना पड़ेगा, आपको भी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, चलो उसमें एक कंसेप्ट है, अगर आपको पूछता है इसमें, दैट इज द मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल। सो सेंट्रल एंगल निकालना है अगर आपको तो एक फॉर्मूला होता है, दैट इज नंबर ऑफ स्कोर। जो भी कंपोनेंट का है उसको टोटल नंबर ऑफ स्कोर से डिवाइड करो और 360 से मल्टीप्लाई करो तो आपको एक एंगल मिल जाता है। दैट इज नथिंग बट योर सेंट्रल एंगल। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। और भी है, जैसे मैंने बात किया था आपको मीन मीडियन मोड की, तो बहुत सारे फॉर्मूले एक ही साथ सब लिख के ला रहा हूं, ऑल फॉर्मूले। ठीक है, ऑल फॉर्मूले एक ही साथ में एक ही पेज पे लाया हूं। तो जैसे मीन का फॉर्मूला, डायरेक्ट नॉर्मल मीन का फॉर्मूला क्या होता है कि भाई कितना भी कोई चीज, अगर आपको मीन निकालना है किसी चीज का तो क्या हो जाएगा, जैसे आपको सब्जेक्ट्स का मीन निकालना है तो हर एक सब्जेक्ट में कितने मार्क्स मिले, ठीक है ना, उन सभी को प्लस करके अगर मान लो 3 सब्जेक्ट का आप निकाल रहे हो तो डिवाइड बाय 3 कर दोगे। तो ऐसा एवरेज बोलते हैं ना मीन निकालना, तो वही होता है। ठीक है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये आपका पहला चीज है। ठीक है, ये आपका पहला चीज हो गया मीन का। लेकिन अब मीन हमें इस चैप्टर में 3 मेथड से पढ़ने थे। एक था आपका डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप। पहला मेथड था आपका ये वाला डायरेक्ट मेथड, दूसरा मेथड था अज्यूम मीन मेथड और तीसरा जो मेथड आपका स्टेप डेविएशन मेथड। तो ये तीनों मेथड के फॉर्मूले लिखे हुए हैं। तो डायरेक्ट मेथड जब भी पूछेगा तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है मीन का, दैट इज समीशन ऑफ fi xi। देखो यहाँ पे मैंने इन सारे एग्जांपल्स को अलग अलग मेथड से कराया हुआ है। तो मीन का x बार का फॉर्मूला हो जाएगा समीशन ऑफ fi xi डिवाइड बाय fi। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। वैसे अज्यूम मीन मेथड करोगे तो यहाँ पे होता है a प्लस डी बार, जिसमें डी बार का अलग से निकालते हैं, दैट इज नथिंग बट f। ठीक है, fi di डिवाइड बाय समीशन ऑफ fi। ये आपका di कैसे निकाला जाता है, xi माइनस a करके। तो अज्यूम मीन में एक मीन को हम अज्यूम करते हैं और उसके हिसाब से सॉल्व करते हैं। तो ये बहुत दिलचस्प और बेहतरीन एग्जांपल है। थोड़ा लेंथी लगता है लोगों को, लेकिन अगर इफ आपने प्रैक्टिस किया हुआ है तो यार बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत इजी है वो। ठीक है, तो ये आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप डेविएशन की मैं बात करूं दोस्तों, तो स्टेप डेविएशन में आपका हो जाता है कि भाई मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस यू बार। ठीक है, मीन x बार इज इक्वल टू a प्लस यू बार, जिसमें u बार को निकाला जाता है समीशन ऑफ fi ui डिवाइड बाय fi। और अगर आपको ui निकालना है तो xi माइनस a अपॉन h कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना स्टेप डेविएशन से ये भी निकाल सकते हो। तो तीनों के अलग अलग क्वेश्चन हमने कराए हुए हैं जब भी लेक्चर्स पढ़ाया है, वन शॉट भी पढ़ाया हुआ है, लास्ट टाइम का उड़ान बैच भी वीडियो अवेलेबल है, तो उन सर्च करके आप देखो, आपको क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा मीन यहाँ पे खत्म होता है। इसके अलावा होता है मीडियन। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला होता है दैट इज आपका L प्लस n/2 माइनस CF, यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अपॉन फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय h। ठीक है, ये बहुत अच्छा है, बहुत ईजी होता है मीडियन निकालना। उसी प्रकार मोड भी बहुत ईजी होता है। ठीक है, तो L प्लस दैट इज f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाय h। तो ये दोनों फॉर्मूले याद रखना। और कभी कभी तो मीन मोड का ना फॉर्मूला भी पूछता है अलग से, तो फॉर्मूलेस तो बाय हार्ट करने, लेकिन इनके बेस पे एग्जांपल्स एग्जाम में पूछेंगे, चाहे वो एक्टिविटी बना के पूछे चाहे डायरेक्टली पूछे, आपको याद होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं कि यहां तक हमारा पूरा स्टैटिस्टिक्स यानी पूरा मैथ्स 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, मैथ्स 1 कंप्लीटेड, यहाँ पे मैं लिख के रख देता हूँ। ठीक है, और अगेन मैं आपको एक चीज बोलता हूं, तो अगर आपको यहां तक अगर आए हो, मुझे देख लियो, अगर आपको मैथ्स यानी इस पूरे का जो मैं पढ़ा रहा हूं इसका PDF भी चाहिए तो मैं एक टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल है हमारा जिसका नाम है JR ट्यूटोरियल्स। ठीक है, उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो जिन्होंने नहीं किया है। इस PDF को वहां पे मैं शेयर करवा दूंगा बच्चा, जो आपको हेल्प करेगा कहीं ना कहीं लास्ट मोमेंट पे रिकॉल करने के लिए।
मैथ्स 1 कंप्लीट, चलते हैं मैथ्स 2 पे। ध्यान देना, अभी तो हम लोग आधा आए हैं, अभी आप देख सकते हो आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी तक हम आधा पहुंचे हैं। तो आपके डिमांड की वजह से ये वीडियो बना रहा हूं, तो मेहनत तो होगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो प्लीज इस मेहनत वेस्ट मत करना, बस इतना बोलना चाहता हूं कि यार इतना मेहनत से जो वीडियो बनाया है इसको कहीं वेस्ट मत करना, इसको जरूर से शेयर करना हर बच्चा, क्योंकि लोगों को लगता है यार ये तो फॉर्मूला ही तो बता रहा है, कंसेप्ट ही तो बता रहा है, क्या ही करना है, ठीक है ना, यही सोचते हो ना आप लोग। लेकिन जो पीछे का मेहनत दिख रहे हो ना, ये जो चीज जो बच्चा ये देख लेगा ना, उसको एग्जांपल्स भी प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है, बस एक दो एग्जांपल देख के चला जाए वो भी आराम से कर सकता है, लेकिन प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत तो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो ये जो मेरा मेहनत है उसको मत वेस्ट करना। अब यहाँ पे शुरू होता है आपका मैथ्स पार्ट 2, मैथ्स पार्ट 2 जिसको ज्योमेट्री कहते हैं, ठीक है, शुरू हो रहा है यहाँ से। और यहाँ पे ये जो चीज दिख रहा है आपको, ये है चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है सिमिलैरिटी, ठीक है, पहला चैप्टर सिमिलैरिटी, ठीक है। तो क्या बोलता है सिमिलैरिटी, आपको पता है ये दो ट्राइंगल होते हैं उसमें, ठीक है, दो ट्राइंगल हो सकते हैं, ठीक है। मान लो दो ट्राइंगल है आपके, राइट एंगल बना लो, टेढ़ा बना दिया मैंने, ठीक है, दो ट्राइंगल बना दो, एक ये ट्राइंगल, एक ये ट्राइंगल, ठीक है, नाम रख दो ABCXYZ, ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना, रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ टू ट्राइंगल इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ देयर बेसेस एंड करस्पॉन्डिंग हाइट। तो आपको पता है एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे क्या बोल रहा है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्राइंगल, तो अगर मैं दो ट्राइंगल की बात करूं, जैसे ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है ABC, और इसको मैं रेशियो बनाऊं एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरे वाला जिसका नाम है XYZ, तो इसका क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस 1 ले लेता हूं इसके लिए, हाइट 1 ले लेता हूं इसके लिए, उसी प्रकार ये हाफ इंटू बेस 1 ले लेता हूं इसके लिए, हाइट बेस 2 ले लेता हूं, हाइट 2 ले लेता हूं सेकंड वाले के लिए, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, एक बेसिक चीज हो गया। यहां पे अगर आप देखोगे इस चीज को, ये एक बेसिक चीज हो गया। लेकिन अगर यहां पे क्या बोल रहा है कि रेशियो ऑफ एरिया ऑफ इज करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग बेसेस एंड हाइट, तो क्योंकि यहाँ पे हाफ हाफ सेम है तो ये हाफ हाफ कट जाएगा, तो क्या बचेगा, बेस एंड हाइट का प्रोडक्ट अपॉन बेस इंटू हाइट का प्रोडक्ट। यानी अगर कोई दो ट्राइंगल दिया है जिसका आपको एरिया ऑफ रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ दोनों ट्राइंगल निकालना है, तो बस उन दोनों के बेस और हाइट को मल्टीप्लाई करो, पहले ट्राइंगल का, उसको डिवाइड करो दूसरे वाले ट्राइंगल का बेस इंटू हाइट मल्टीप्लाई करके, वही इस वाले पॉइंट में बोला है। सेकंड पॉइंट में ये बोला है कि अगर मान लो कोई एरिया ऑफ ट्राइंगल है जिसमें हाइट सेम है, तो अगर हाइट सेम है तो दोनों ट्राइंगल की हाइट सेम हो जाएगी, तो ये H1 H2 भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ बेस 1 अपॉन बेस 2 बचेगा। तो वही चीज बोला है कि करस्पॉन्डिंग बेसेस का प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सेम उसी प्रकार अगर किसी का इक्वल बेस है तो बेस बेस सेम हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिर्फ H1 अपॉन H2 बचेगा। तो इस प्रकार की चीजें जो है वो आपको ध्यान में रखनी है कि क्या सेम है क्या अलग है, और इस हिसाब से अपना ये बना सकते हो। इस चैप्टर को भी बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है, प्लीज जाके प्रैक्टिस करते रहना। नेक्स्ट यहाँ पे और भी कुछ प्रॉपर्टीज है, देखो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इस चैप्टर के अंदर, पढ़ेंगे हम लोग मजेदार तरीके से, याद रखना। अब देखो यहाँ पे पहला प्रॉपर्टी है और इसके ऊपर थ्योरम पूछता ही है, वन ऑफ द IMP चीज है, मैंने आपको बताई रखी है, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, BPT कहा जाता है इसको। तो इसमें क्या होता है कि मान लो एक ट्राइंगल है, ठीक है, और अगर उसमें कोई सेगमेंट दिया हुआ है, जैसे मान लो कि ये सेगमेंट है PQ नाम का, तो अगर ये PQ जो सेगमेंट है और ये AC सेगमेंट है, अगर ये पैरेलल है ट्राइंगल के अंदर, तो मैं बोल सकता हूं कि ये जो साइड है AP और ये BP अपॉन हो जाएगा इज इक्वल टू ये वाला साइड जिसका नाम है QC, या फिर CQ भी बोल सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, अपॉन QB, तो ये हो जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट योर बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम का प्रॉपर्टी, ठीक है। कोई भी ट्राइंगल आने दो, कैसे भी आने दो, जैसे मान लो ऐसा ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये जो रहेगा अपॉन ये हो जाएगा, ये अपॉन ये हो जाएगा, हमेशा याद रखना बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। इसका उल्टा भी होता है, कन्वर्स बोला जाता है जिसको, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम में क्या होता है ना, इसमें आपको दिया हुआ है रेशियो, यानी PS अपॉन SQ दिया हुआ है, ठीक है, PT अपॉन TR दिया हुआ है, तो कन्वर्स में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो अगर ऐसा दिया, इसका मतलब ये जो ST का लाइन है और ये QR का लाइन है, ये दोनों क्या है, पैरेलल है, तो ST इज पैरेलल टू QR, तो यही चीज है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखना है आप लोगों को। वैसे और भी प्रॉपर्टीज है, देख लेते हैं फटाफट से। ये है आपका एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का प्रॉपर्टी, जिसमें क्या होता है कि अगर कोई ट्राइंगल में अगर आपका कोई एक एंगल बाइसेक्ट होकर एक लाइन जा रही है, तो हमेशा याद रखना अगर ऐसा होता है तो आपका जो साइड होता है, जो एंगल का साइड होता है ना, दो ये एंगल है यहाँ पे, ये एंगल का दो साइड होता है, वो रेशियो में आ जाता है, यानी AB अपॉन BC हो जाएगा, AB अपॉन BC हो जाएगा, और जिसके वजह से जो तीसरा साइड डिवाइड हुआ ये लाइन के वजह से, वो भी रेशियो में आ जाएगा, यानी AD अपॉन DC बन जाएगा। तो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। इसके ऊपर कई सारे क्वेश्चंस हमने पढ़ाए हुए हैं, आप चेकआउट कर लेना। उसके अलावा 3 पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आता है। मान लो 3 पैरेलल लाइन है, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, तीनों आपस में पैरेलल है, और एक ट्रांसवर्सल यहां से गया, एक ट्रांसवर्सल यहां से गया, दो ट्रांसवर्सल यहां पे आ रहे हैं, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो हमेशा याद रखना कि जो भी उस पैरेलल लाइन के वजह से जो पॉइंट्स बने हुए हैं वो रेशियो में आ जाएंगे, यानी AB अपॉन BC हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार XY अपॉन YZ आ जाएगा, और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान में रखना, बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जो कहीं ना कहीं यूज होती है आपको एग्जांपल्स में। तो भाई प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो, बस यही बोल सकता हूं मैं। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी है, आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्या है, पाइथागोरन ट्रिपलेट। यहां से चैप्टर नंबर 2 शुरू हो रहा है। आपका चैप्टर का नाम क्या है, पाइथागोरस थ्योरम बोल लो, पाइथागोरस थ्योरम ये चैप्टर है। अब पाइथागोरस
थ्योरम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो पहला क्वेश्चन आता है वो आता है पाइथागोरन ट्रिपलेट। 1 मार्क्स के लिए कंफर्म है। क्या आता है? पाइथागोरन ट्रिपलेट। क्या होता है पाइथागोरन ट्रिपलेट? 3 नंबर दिया रहेगा, जैसे मान लो कोई भी 3 नंबर हो सकता है, ठीक है ना, जैसे ये है 11, 60, 61, ये 3 नंबर होते हैं। इन तीनों नंबर में से जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसका अगर आप स्क्वायर कर लो, जैसे मान लो ये सबसे बड़ा नंबर है 61, इसका स्क्वायर क्या आ गया? 3721 आ गया। तो सबसे बड़े वाले नंबर का जो स्क्वायर होता है वो बाकी के दोनों नंबर के स्क्वायर को एडिशन करके आता है अकेला। यानी कि अगर मैं 61 का स्क्वायर करूं 3721 आया, वैसे 11 का स्क्वायर 121 आया, 60 का स्क्वायर 3600 आया, इन दोनों को प्लस कर दूंगा तो आ जाएगा 3721। यानी कि हमने 2 नंबर का स्क्वायर करके तीसरे नंबर के स्क्वायर के बराबर प्रूफ किया। तो ये क्या हो गया कि भाई कोई 2 साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू थर्ड साइड का स्क्वायर, दैट इज नथिंग बट द पाइथागोरस थ्योरम एंड दैट्स व्हाई उसको पाइथागोरन ट्रिपलेट कहते हैं। तो एग्जाम में 3 नंबर दिए रहते हैं और आपको पूछा जाएगा कि बताओ ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है या नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि कोई एक नंबर बड़ा नंबर का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द रिमेनिंग साइड्स का स्क्वायर आता है तो हम लोग बोलेंगे पाइथागोरस ट्रिपलेट है, और नहीं आ रहा है तो नहीं है। इस प्रकार से करते हैं, ठीक है। और भी प्रॉपर्टीज है, जैसे यहाँ पे अगर आप देखोगे ये प्रॉपर्टी आपका थ्योरम ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, तो इसमें अगर आपको इस प्रकार से राइट एंगल दिख रहा है और यहाँ पे जहां से राइट एंगल बन रहा है वहां से एक और लाइन जाके परपेंडिकुलर जाके उसको ज्वाइन करता है अपोजिट लाइन को, तो ये इसमें आप ज्योमेट्रिक मीन थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि ये जो लाइन था परपेंडिकुलर वाला उसका स्क्वायर इज इक्वल टू जो ये लाइन जो 2 हिस्से में डिवाइड हुआ वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS मल्टीप्लाई बाय SR हो जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, ये ज्योमेट्रिक मीन का भी एग्जांपल पूछा जाता है, कभी कभी थ्योरम में पूछा जा सकता है, तो जरूर से याद रखें QS का स्क्वायर इज इक्वल टू PS इंटू SR। इजी है, आगे बढ़े, फास्ट जा रहे हैं ना हम लोग। चलो नेक्स्ट, अब एक और चीज है दैट इज साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, साइड अपोजिट टू 45, साइड अपोजिट टू 45 या फिर 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम बोल सकते हो इसमें। इसको आप क्या बोलोगे? 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, ठीक है। तो क्या होता है इसमें कि मान लो कि कोई भी ट्रायंगल है, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है आपका, ठीक है, इसमें ये एंगल 90 डिग्री है, ये आपको पता चल गया कि मान लो ये 30 डिग्री है और ये आपको पता चल गया कि आपका 60 डिग्री है। तो यहाँ पे क्या अप्लाई करोगे? यहाँ पे लिखोगे कि अप्लाई 30, 60, 90 डिग्री ट्रायंगल थ्योरम, और इसके अकॉर्डिंग जैसे मान लो इसका नाम है ABC, ठीक है ना, और इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो भी साइड 30 के अपोजिट रहेगा, तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल जो भी रहेगा, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, वो क्या होता है, जैसे इसका नाम रखा है लोग ने LMN ना, तो मैं नाम भी चेंज कर देता हूं, चलो इसके अकॉर्डिंग ही नाम रखता हूं, ABC नहीं रखता हूं, LMN रखता हूं, ठीक है, आपको हेल्प हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है, LMN, ठीक है। तो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री, तो 30 डिग्री के अपोजिट में साइड क्या नाम क्या है? MN नाम है, तो MN का जो वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 1/2 ऑफ हाइपोटेनियस जो कि है LN, ठीक है। सॉरी इसमें गड़बड़ हो गया देखो ये लोग नहीं गड़बड़ करके रखा है, कोई बात नहीं ना, कोई बात नहीं, साइड अपोजिट टू 30 डिग्री ऐसा कर लो आप, इसको मैं मिटाता हूं, देखो इनके अकॉर्डिंग ही बनाता हूं। एक मेरे पास ये है, इसको आप 30 डिग्री मान लो, इसको आप 60 डिग्री मान लो, इसको 90 मान लो, ठीक है। तो ये हो जाएगा MN और ये L हो जाएगा, ये ऐसा करो MN कर लो, इसको L कर लो, अब हो जाएगा देखो ये MN, तो साइड अपोजिट 30 डिग्री MN हो जाएगा, तो MN इज इक्वल टू क्या है? 1/2 ऑफ LN। तो LN क्या है हमेशा याद रखना? हाइपोटेनियस। सिंपल सी बात है, मैं आपको ये तरीका बता रहा हूं भाई, साइड में लिख के बता दूं डायरेक्टली, देखो साइड अपोजिट टू 30 डिग्री कभी भी आया तो वो होता है हाफ ऑफ हाइपोटेनियस, जो भी हाइपोटेनियस दिया रहेगा उसको हाफ से मल्टीप्लाई करना। साइड अपोजिट टू 60 डिग्री आया कभी भी कर देना √3/2 ऑफ हाइपोटेनियस, क्या करोगे भाई? √3/2 को हाइपोटेनियस से मल्टीप्लाई कर दोगे। और एक और चीज, कभी भी साइड अपोजिट टू 45 डिग्री अगर आ गया तो वो हो जाएगा 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस। बस इतना, ये 3 चीज मेरे बताई हुई चीज याद रख लेना भाई, जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर, ठीक है। सेम बोला है मैंने 45, 45, 90 के अंदर, ठीक है। ये होता है आपका 1/√2 ऑफ हाइपोटेनियस, ठीक है, समझ में आ गया? ओके नेक्स्ट, अपोलोनियस थ्योरम, ग्रेट क्वेश्चन आते हैं इसमें से। एक ट्रायंगल इस प्रकार से, एक आपका यहाँ पे एल्टीट्यूड हो जाएगा और एक यहाँ पे मीडियन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक आपका अल्टीट्यूड भी है और एक मीडियन भी है। तो इसमें क्या होता है, अपोलोनियस थ्योरम के अकॉर्डिंग जो भी आपका ये साइड बन रहा है दैट इज AB का स्क्वायर प्लस ये वाला ट्रायंगल का AC का स्क्वायर, मतलब ये ट्रायंगल के दोनों जो साइड के स्क्वायर है प्लस होके इज इक्वल टू क्या होता है, जो आपका मीडियन होता है उसका 2 टाइम्स का स्क्वायर, 2 टाइम्स AM का स्क्वायर मीडियन का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स BM का स्क्वायर। BM मतलब जहां से आपका मीडियन का इस साइड बन रहा है ना, दैट इज टचिंग द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल, उसका स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला याद रख लेना, दैट इज AB का स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू 2AM स्क्वायर प्लस 2BM का स्क्वायर। अब या तो अपोलोनियस थ्योरम डायरेक्ट पूछ दे, या तो देखो थ्योरम तो बहुत रेयर चांस है अपोलोनियस थ्योरम का, लेकिन इसके ऊपर एग्जांपल बहुत पूछता है, एक्टिविटी बेस में भी पूछता है, डायरेक्ट भी पूछता है सॉल्व करने के लिए। बहुत मजेदार एग्जांपल है, सॉल्व करना, इसको प्रैक्टिस करना, सारे एग्जांपल्स करा रखे हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर, जो भी प्रैक्टिस सेट के अंदर पूछा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलो, सर्कल चैप्टर आ गया, सबसे हार्ड लगने वाला चैप्टर लोगों को है इजी।
तो डायरेक्ट कुछ कंसेप्ट है बता देता हूँ क्या है कि इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट है अगर उसमें से कितने भी सर्कल पास हो सकते हैं, सही बात है। इनफाइनाइट सर्कल पासेस थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट, दो डिस्टिंक्ट पॉइंट है तो भी इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं, ठीक है। ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, प्रॉपर्टीज है, याद रख लो। देयर इज ए यूनिक सर्कल पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, ठीक है। तो अगर 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है, ठीक है, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट है तो इसमें से एक यूनिक सर्कल पास जो है वो हो सकता है नॉन कोलिनियर पॉइंट में से। नो सर्कल कैन पास थ्रू 3 कोलिनियर पॉइंट, अगर मान लो 3 कोलिनियर पॉइंट है एक ही लाइन में आ रहे हैं, ठीक है, तो इसमें से सर्कल ड्रॉ करूंगा तो क्या इसमें से पास हुआ? नहीं, मतलब अगर कोई भी कोलिनियर 3 पॉइंट है उसमें से कोई भी सर्कल पास नहीं हो सकता, वही चीज यहां पे बोल रहा है, समझ में आ गया। नेक्स्ट, टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? टेंजेंट थ्योरम में ये देखो अगेन टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सीकेंट थ्योरम, ठीक है, फिर उसमें एक्सटर्नल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ये जितने भी चीजें आपको दिख रहे हैं भाई इसके ऊपर एग्जांपल सारे करा रखे हैं, प्रैक्टिस कर लो। तो टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट। फिर उसी प्रकार लाइन परपेंडिकुलर टू ए रेडियस एंड इट्स पॉइंट्स ऑन द सर्कल इज टेंडेंस टू द सर्कल। टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको कहीं ना कहीं हाईलाइट करवा रहा है इस चैप्टर को, ठीक है। सेम, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट of the touching circle lies on the line joining on the center. If the circle touch either externally, उनके डिस्टेंस क्या हो जाते हैं? इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई हो जाते हैं, ठीक है ना। अगर कोई सर्कल एक्सटर्नली टच हो रहे हैं तो इसका रेडियस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे, वही चीज बोला है। डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द टचिंग इंटरनली वो क्या हो जाता है? हाफ कर, माइनस कर लेना। दो सर्कल इंटरनली अगर टच हो रहे हैं तो इनका जो डिफरेंस आएगा माइनस करके आ जाएगा। तो ये सब चीज एग्जांपल्स मैंने करा रखे हैं, प्रैक्टिस कर लो भाई, सर्कल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। और भी ये चीजें जैसे और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि मेजर ऑफ ए माइनर आर्क, जो माइनर आर्क का मेजर रहेगा वो इक्वल रहेगा करस्पॉन्डिंग सेंट्रल एंगल से, ठीक है ना। तो सेंट्रल एंगल निकालना है थीटा, उससे आप निकाल सकते हो। तो मेजर ऑफ माइनर आर्क जो होगा वो थीटा हो जाएगा। फिर मेजर आर्क निकालना है तो उसको 360 से माइनस कर देना, क्योंकि अगर आपको माइनर आर्क पता है तो 360 माइनस माइनर आर्क करोगे तो मेजर आर्क आ जाएगा। इस प्रकार से देखो ये चीज निकाला हुआ है, ठीक है। फिर अगर आप सेमी सर्कुलर आर्क का मेजर निकालना चाहते हो तो ऑब्वियसली वो क्या आ जाएगा? 180 आ जाएगा। ये चीज आपको पता ही है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और चीज पूछा है, प्रॉपर्टी क्या बोल रहा है कि द एंगल हुज वर्टेक्स इज द सेंटर ऑफ ए सर्कल इज कॉल्ड ए सेंट्रल एंगल, ठीक है ना। समझ में आ गया? सेंट्रल एंगल ऐसा है, इस प्रकार से बन रहा है, तो ये आपका क्या कहलाता है? सेंट्रल एंगल थीटा कहलाता है। ये तो आप जानते ही होंगे, तो वही चीज यहाँ पे बताई हुई है, ठीक है। मेजर ऑफ मेजर आर्क निकालना है 360 माइनस माइनर आर्क कर सकते हैं। तो वही सब चीजें हैं, बस एक बार इसको ओवर थ्रू कर लेना और सर्कल के जैसे जैसे मैंने बोला वो चीजें आपको देख लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट, और क्या बोल रहा है कि द मेजर ऑफ एन इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द मेजर ऑफ आर्क इंटरसेप्टेड बाय इट, ठीक है। जो भी इंस्क्राइब एंगल होता है वो हाफ हो जाता है, ये आपको पता ही है। एंगल इंस्क्राइब इन द सेम आर्क में अगर एंगल्स आ रहे हैं तो वो कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। फिर एंगल आर्क इन सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। सेमी सर्कल में राइट एंगल ट्रायंगल होता है। ये सब कुछ प्रॉपर्टीज है, इसको नजर घुमा लो, ठीक है ना। फिर अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सप्लीमेंट्री, आपको पता है ना साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है ना। तो मान लो कि क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, तो इसमें अपोजिट एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? दैट इज सप्लीमेंट्री होते हैं, ठीक है ना। अपोजिट एंगल मतलब प्लस करके 180 डिग्री आता है। ये सब चीजें हैं, ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। फिर आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये जो एंगल होता है ये अगर आपको निकालना है, दैट इज थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड, ठीक है ना। दैट इज मेजरमेंट ऑफ आर्क AC और ये आर्क DB, इनको प्लस कर दो तो ये वाला आपका फॉर्मूला बन जाता है। सेम उसी प्रकार एंगल CEB अगर आपको निकालना है, CEB निकालना है, ये वाला एंगल, तो वो भी हो जाएगा हाफ ऑफ AD और प्लस नीचे का आर्क BC। तो थ्योरम ऑफ इंटरनल डिवीजन ऑफ कॉर्ड भी आप लोग याद रख लेना, ठीक है, समझा चुका हूँ ऑलरेडी। नेक्स्ट, और क्या है देखो यहाँ पे अगेन दैट इज दो कार्ड इंटरनल डिवीजन हो रहे हैं, तो इसमें क्या हो रहा है? AE मल्टीप्लाई बाय EB, यानी कि अगर आप AE को EB से मल्टीप्लाई करो वैसे ही CE को ED से मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों इक्वल आ जाएंगे, ठीक है ना। दिस इज द थ्योरम ऑफ कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग इनसाइड द सर्कल। सेम यहाँ पे आप देखोगे कॉर्ड्स इंटरसेक्टिंग आउटसाइड द सर्कल में क्या होता है कि एक कॉर्ड है, आ रहा है बाहर जाके इंटरसेक्ट हुआ, तो इसमें ये होता है कि जो कॉर्ड पूरा होता है A से लेके E और मल्टीप्लाई बाय E से लेके B, ये जो बाहर वाला कॉर्ड है दोनों मल्टीप्लाई होकर सेम उस प्रकार C से लेके E से लेके D, ये दोनों इक्वल आ जाते हैं। ये चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ ना, ये याद रख लो बस भाई, ये कैसे आते हैं। बाकी इसके ऊपर एग्जाम्पल्स तो आपको हमारे वीडियोज़ के अंदर मिलेंगे, तो उसको आप प्रैक्टिस करके लो, ठीक है। सेम उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि भाई एक टेंजेंट है और एक कॉर्ड, जब यहाँ जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम बोलते हैं ना, टेंजेंट सीकेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं सीकेंट का आ रहा है, टेंजेंट का आ रहा है, मीटअप हो रहा है, तो इसमें क्या होता है कि ये जो ये होता है ना, ये, ठीक है ना, ये होता है AB से मल्टीप्लाई, यानी ये मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय होल दिस, तो E इंटू EB जो होता है वो पूरा टेंजेंट का स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूले याद रख लेने की कैसे आ रहे कॉन्सेप्ट। बस यही सब चीज़ें सर्कल के अंदर आप रिकॉल करोगे और थोड़े एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करोगे तो आपको ईजी लगेगा। अब यहाँ पे शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर, क्या नाम है, 5, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो मैं केमिस्ट्री में चला गया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में चला गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। बहुत इजी चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री।
तो सबसे पहले डिस्टेंस फार्मूला होता है। अगेन डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है कि अंडर रूट में जो भी दो कोऑर्डिनेट्स है x2 माइनस x1 कर देना है प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओरिजिन पे है अगर तो ऑब्वियसली 0 0 ही आएगा, तो x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर सिंपल है। सेक्शन फार्मूला आप लोग पता ही है, दैट इज x इज इक्वल टू m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n, एंड सेम y निकालना है तो m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगेन स्लोप निकालना है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल फॉर्मूला है, आपको पता ही है। नेक्स्ट है सेक्शन फॉर्मूला, अगर एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा है तो mx2 माइनस nx1 करना है, m माइनस n करना है। अगर बाहर से देखो, ये इंटरनल डिवीजन के लिए, एक्सटर्नल डिवीजन के लिए, और ये my2 माइनस ny1 करना है, m माइनस 1 करना है। तो ये भी, इसको भी ध्यान में रख लेना। मिड पॉइंट फॉर्मूला ऑलवेज इंपॉर्टेंट। क्या होता है भाई, दो फॉर्मूले हैं, मतलब दो कोऑर्डिनेट्स है, पहला प्लस दूसरा डिवाइड बाय 2, पहला प्लस दूसरा डिवाइड बाय 2, तो x1 प्लस x2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, y1 प्लस y2 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, सिंपल मिड पॉइंट फॉर्मूला। उसी प्रकार सेंट्रोइड फॉर्मूला में तीन कोऑर्डिनेट्स होंगे, तो तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 x वाले, वैसे तीनों को प्लस करके डिवाइड बाय 3 प्लस वाले और y वाले। तो इस प्रकार से आप सेंट्रोइड फॉर्मूला याद रख सकते हो। तो सारे एग्जांपल्स को एक एक बार प्रैक्टिस कर लेना अलग अलग टाइप में, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ से शुरू होता है हमारा बहुत ही खूबसूरत सा चैप्टर, चैप्टर नंबर 6, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। अब ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे फॉर्मूले से कि भाई 1 बाय साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, ये हमेशा याद रखने का। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। तो 1 बाय साइन हो जाए तो कॉसेक हो जाएगा, वही अगर 1 बाय कॉस होता, 1 बाय कॉसेक होता तो साइन आ जाता यहाँ पे। तो याद रखना, इन तीनों का रिलेशन याद रखना कि 1 बाय साइन कॉसेक होता है, 1 बाय कॉस सेक होता है, 1 बाय टेन कॉट होता है, ठीक है। और वही अगर साइन और कॉसेक मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, वैसे ही कॉस और सेक मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा, वैसे टेन और कॉट मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूला ध्यान में रखना, ठीक है। यहाँ पे और देखो रेसिप्रोकल के फॉर्मूले, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रेसिप्रोकल रिलेशन कि टेन थीटा मतलब होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, सेम इसका उल्टा, टेन का उल्टा क्या होता है कॉट, तो कॉट में उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है, बहुत ईजी। सेक का मैंने बताया था, सेक किसका उल्टा है, कॉस का, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का, तो 1 बाय साइन थीटा। टेन किसका उल्टा है, कॉट का, 1 बाय कॉट थीटा। कॉट किसका उल्टा है, टेन का, तो 1 बाय टेन थीटा। साइन किसका उल्टा है, कॉसेक का, तो 1 बाय कॉसेक थीटा। कॉस किसका है, सेक का, तो 1 बाय कॉसेक थीटा। तो ये घूम फिर के आपस में ही कनेक्ट करते हैं, बहुत ईजी होता है, इसको ध्यान में रखना। अब कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जो आपको बहुत ज्यादा जरूरी है और इसके शॉर्टकट्स भी ऑलरेडी मैंने पढ़ाए हुए हैं, तो हमेशा याद रखना साइन कॉस टेन, ये तीन चीज के खाली आपको याद रखना है, बाकी मत याद रखो चलेगा। ये तीन चीज के जो ऊपर मैं आपको बता रहा हूं याद रखना है। साइन थीटा, अगर कोई ट्राइंगल दिया होगा जिसमें 90 डिग्री है, राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री है, एक थीटा आपको दिया है, तो थीटा का अपोजिट साइड होता है, थीटा के बगल वाला एडजेसेंट साइड होता है, और 90 डिग्री के अपोजिट वाला हाइपोटेनस साइड होता है, ये आप लोग जानते हो, ठीक है। तो साइन थीटा होता है अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस यानी ओ, मैंने आपको बताया था, और कॉस थीटा होता है आह यानी ए अपॉन एच, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, और टैन होता है ओ ए। तो मैंने आपको पढ़ाया ये सब चीजें, साइन कॉस टैन तीनों याद रखना। साइन मतलब ओ, उसके बाद कॉस मतलब आह, और उसके बाद टैन मतलब ओ ए, तो ओह आह ओ ए यानी ओ अपॉन एच ओह। अगर साइन थीटा पूछा तो आपको ओ अपॉन एच करना है, मतलब ओह करना है, ओ मतलब ओ अपॉन एच, मतलब अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस कर देना, आपका वैल्यू आ जाएगा। कॉस आ गया तो आ, सेकंड नंबर पे कॉस है ना, तो आ क्या है, ए एडजेसेंट अपॉन एच हाइपोटेनस। उसके बाद तीसरा है टैन, टैन मतलब क्या होता है ओ ए, तो ओ अपॉन ए यानी अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो इस प्रकार से अगर ये तीनों पता है तो बाकी चीज अपने आप पता चल जाएगा, क्योंकि अगर आपको साइन पता है तो वो कॉसेक का उल्टा होगा, अगर आपको कॉस पता है तो वो सेक का उल्टा होगा, टैन पता है तो कॉट का उल्टा हो जाएगा। तो ये चीजों को याद रखने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आ जाएगा रेसिप्रोकल लेके, बस ये तीन का याद रख लेना। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये चीज पता है तो बहुत ईजी हो जाएगा कि भाई इसमें भी कोई ट्रिक है क्या। यस, देखो अलग अलग एंगल्स पे साइन का, कॉस का, टैन का, बाकी चीजों का एक वैल्यू होता है। तो ये याद रख लेना कि 0 डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है, 45 डिग्री होता है, 60 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। फिलहाल में 10वीं तक के लेवल पे इतना ही याद करना होता है। तो सिर्फ दो का याद रख लो, साइन और कॉस का याद रख लो, बाकी अपने आप याद हो जाएगा। कैसे बताता हूं। साइन का होता है 0, ये तो आपको याद रखना पड़ेगा कि पहले क्या होता है, एंगल 0 होता है, 0 के बाद 30 डिग्री होता है, 30 के बाद 45, 40 के बाद 45 के बाद 60, उसके बाद 90, टोटल कितने 1 2 3 4 5। अब इसको पहले वाले को रट्टा मार लो, याद कर लो कैसे। साइन 0 पे 0 है, 0 1 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2, क्या करोगे 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1, क्या करोगे 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1, मैंने भी याद रखा है। देखो 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1, मतलब 0 पे 0 है, 30 पे 1 बाई 2 है, 45 पे 1 बाई रूट 2 है, 60 पे रूट 3 बाई 2 है, और 90 पे 1 है। साइन अगर याद हो गया, सेम कर देना है कॉस के लिए, उल्टा। कॉस के लिए क्या करना है, लास्ट वाले कॉलम से चालू करना है, 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1। पहला अगर याद है आपको, पहला याद है तो आपने पहला क्या किया, 0 1 बाई 2 1 बाई रूट 2 रूट 3 बाई 2 1, ठीक है। तो अगर आपको कोई अचानक आ जाता है क्वेश्चन कि आपको बोल रहा है कि साइन
60 डिग्री बताओ, तो आपको पता है 60 डिग्री कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे, 1 2 3 चौथे नंबर पे। तो 0 1/2 1/√2 √3/2, तो √3/2 आ गया। तो इस प्रकार से आप रिकॉल कर सकते हो, ये तरीका मैंने ऑलरेडी चैप्टर्स पढ़ाते टाइम भी बताया था, आ गया। और सेम अगर आपको कॉस पूछा है तो कॉस में आपको पता है उल्टा जाना है, तो 0 1/2 1/√2 √3/2 1, ठीक है। तो अगर आपको साइन और कॉस पता चल गया तो भाई टेन भी निकल जाएगा। कैसे निकलेगा टेन? मुझे पता है ना टेन का वैल्यू, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाय कॉस थीटा। अगर आपका टेन निकल गया तो कॉट भी निकल जाएगा, अगर आपका साइन निकल गया तो कोसेक भी निकल जाएगा, कॉस निकल गया तो सेक भी निकल जाएगा। मतलब सिर्फ और सिर्फ आपको साइन याद रखना है, बाकी कॉस उल्टा करके लिख देना है, और बाकी हर एक चीज फॉर्मूले के हिसाब से आप निकाल सकते हो, कभी भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ में आ गया? तो इस तरीके से इसको आपको ध्यान में रख लेना है। क्लियर है? चलो नेक्स्ट, एक और कुछ फॉर्मूलेस है, याद रख लो। क्या है ये? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स फॉर्मूले। यहां पे पहले देखो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बहुत कम यूज होता है, लेकिन फिर भी याद रखो। साइन 90 माइनस थीटा आया तो कॉस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा है तो साइन थीटा है, tan 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, cot 90 माइनस थीटा tan थीटा होता है, sec 90 माइनस थीटा कोसेक होता है, और कोसेक 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है। याद रख लेना। और ये फॉर्मूले जो अभी मैं बता रहा हूं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के फॉर्मूले, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाले फॉर्मूले। क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी के फॉर्मूले? कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये एक फॉर्मूला। दूसरा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये तीन फॉर्मूले बायहार्ट कर लो, लर्न कर लो, कैसे भी कर लो, लेकिन ये बहुत बार आपको पूछा जाएगा, बहुत बार यूज मतलब देखा जाएगा, तो इसको आप जरूर से अच्छे से लर्न कर लेना, ठीक है। क्लियर है बच्चा? उम्मीद करता हूं ये ट्रिग्नोमेट्री में आप फाड़ दोगे। प्रूफ दैट वाले एग्जांपल सारे करा रखे हैं, चाहे प्रॉब्लम सेट के हो चाहे इस चैप्टर के प्रैक्टिस सेट के हो। तो जाओ वीडियो ढूंढो, हमारे 1.5 की स्पीड लगाओ और पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो भाई। प्रूफ दैट वाले एग्जांपल ये आते हैं, मजा आ जाएगा आपको देख के हमारे वीडियोस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, अब यहां से शुरू हो रहा है हमारा आखिरी पढ़ाओ, आखिरी चैप्टर नंबर 7, जिनका नाम है मेंस्ट्रुएशन। बहुत मजेदार चैप्टर है। क्या नाम है? मेंस्ट्रुएशन। अब ये चैप्टर पूरा का पूरा फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है। अगर आपको इसमें फॉर्मूलेस पता है तो बस सिंप्लीफिकेशन करना है और सॉल्व करना है, और आपका आंसर जो है वो आपका निकल जाएगा। तो क्या है ये चैप्टर? तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, इसमें क्यूब है, क्यूबॉइड है, सिलेंडर है, कौन है। तो क्यूबॉइड की बात करूं तो ये ऐसा शेप होता है आपके बॉक्स जैसा, बड़ा सा लंबा सा बॉक्स है क्यूबॉइड, जिसमें क्या होता है, तीन फॉर्मूले याद रखने। एक होता है लेटरल सरफेस एरिया, जिसमें एक होता है हाइट, बेस और लेंथ। लंबाई होता है, चौड़ाई होता है और उसकी हाइट होती है। तो फॉर्मूला याद रखोगे 2HL प्लस बी, यानी 2 मल्टीप्लाई बाय हाइट ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रेथ। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यूबॉइड के लिए पूछा जाता है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला है 2 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH। LB प्लस BH प्लस LH मतलब एक बार LB करना है यानी लेंथ ब्रेथ करना है, प्लस BH करना है यानी ब्रेथ और हाइट करना है, उसके बाद HL बोल लो या फिर LH बोल लो, मैं तो LH बोलता हूं वैसे। LH मतलब लेंथ और हाइट करना है, यानी पहला दूसरा, दूसरा तीसरा और पहला तीसरा, ठीक है। तो 2LB 2 मल्टीप्लाई बाय LB प्लस BH प्लस LH, इस तरीके से आप याद रख सकते हो। और एक और वॉल्यूम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज LBH। तीनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करो तो आपको वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मिल जाएगा। उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला क्यूब के लिए, तो क्यूब क्या होता है, प्रॉपर बॉक्स होता है, स्क्वायर शेप में, हर जगह स्क्वायर है। तो इसमें अगर आपको सरफेस एरिया पूछेगा तो सिंपली 4L स्क्वायर याद रखना, जो भी उसका लेंथ है, हर जगह से लेंथ सेम ही है, तो उसका जो लेंथ रहेगा उसको स्क्वायर करके 4 से मल्टीप्लाई करो, आपको लेटरल सरफेस एरिया मिल जाएगा। लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टोटल सरफेस एरिया, जिसके ऊपर क्वेश्चन पूछता है, तो जो कि होता है 6 मल्टीप्लाई बाय L स्क्वायर। टोटल 6 साइड है तो 6 से मल्टीप्लाई करो L स्क्वायर को, आपका वैल्यू आ जाएगा। और उसके बाद वॉल्यूम, यानी कि तीनों के तीनों लेंथ है तो L मल्टीप्लाई बाय L मल्टीप्लाई बाय L यानी L क्यूब डायरेक्ट आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। तीसरा चीज है सिलेंडर। अब सिलेंडर ऑब्वियसली आपका ऐसा रहता है, जैसे बॉटल होता है आपका, जैसे ये मेरे पास बॉटल है, ये भी क्या है, एक सिलेंडर है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हाइट होती है और रेडियस होती है उस सर्कल की, ठीक है ना। तो कर्व सरफेस एरिया पूछा जाता है इसके अंदर, बहुत इंपॉर्टेंट। कर्व सरफेस एरिया 2 पाई RH होता है, याद रखना 2 पाई RH, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई, पाई का वैल्यू आप 22.7 ले सकते हो, 3.14 भी ले सकते हो, ज्यादातर 22.7 लिया जाता है। रेडियस जो भी दिया रहेगा वो, हाइट जो भी दिया रहेगा मल्टीप्लाई कर देना। इसके अलावा आपको टोटल सरफेस एरिया भी सिलेंडर का पूछा जाता है, जो कि होता है 2 पाई R प्लस H। बहुत ईजी फॉर्मूला सिलेंडर का, क्या बोलोगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R प्लस H, इस तरीके से याद रख लेना। वॉल्यूम होता है पाई स्क्वायर RH, ठीक है, पाई स्क्वायर नहीं, पाई R स्क्वायर H, पाई स्क्वायर बोल दिया मैंने, पाई R स्क्वायर H, ठीक है। तो ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा कोन भी बहुत बार पूछा जाता है, जिसमें स्लैंट हाइट का फॉर्मूला, यानी कोन के अंदर आप देखोगे तो ये जो हाइट है ये ऐसा टेढ़े में है, जिसको L बोला जाता है, जिसको स्लैंट हाइट बोला जाता है। तो स्लैंट हाइट के लिए L के लिए फॉर्मूला अंडर रूट में H स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी जो भी प्रॉपर मिडल में जो हाइट होती है ना, जो प्रॉपर कोन के वर्टेक्स के हिसाब से जो हाइट होती है उसका स्क्वायर करो, और जो रेडियस दिया रहेगा उसका स्क्वायर करो, रूट में आपका वैल्यू आ जाएगा, तो वो होता है आपका स्लैंट हाइट। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। इसके अलावा आपका जो कर्व हो रहा है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला दैट इज नथिंग बट पाई RL, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके अलावा आपका टोटल सरफेस एरिया कोन का, वो भी होता है पाई R प्लस L। देखो कंफ्यूज मत होना, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में पाई R
क्या था 2 पाई आर आर प्लस एच था, ये होता है पाई आर आर प्लस एल, फर्क है दोनों में। और वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, याद रखना, ठीक है। ये पाई आर स्क्वायर होता है सिलेंडर, ये 1/3 बट मल्टीप्लाई कर दो साथ में 1/3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो ये फॉर्मुलेस को प्रैक्टिस कर लो, याद कर लो। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्पीयर और हेमिस्फीयर, इसको भी देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट। स्पीयर गोल होता है फुटबॉल जैसा, सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही याद कर लेना, क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। हेमिस्फीयर आधा कर दो उसका कि भाई कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, आधा कर दिया। टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, इसको भी याद रख लो, ठीक है। और वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है आपका फ्रस्टम। ये फ्रस्टम के ऊपर अगर क्वेश्चन बन गया तो मजा भी आ जाएगा, सजा भी आ जाएगा। क्यों सजा आ जाएगा? क्योंकि इतना कंफ्यूजिंग है कि अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं आया तो पूरा आंसर रॉन्ग, लेकिन अगर आपका फॉर्मूला पूरा पक्का है, परफेक्ट है, सॉल्व कर लेते हो भाई, 2 से 3 मार्क्स का क्वेश्चन अगर बनता है भाई मजा ही मजा आ जाएगा। एक कॉन्फिडेंस आएगा अंदर से कि यार मैंने क्या सॉल्व कर दिया, एकदम जबरदस्त चीज सॉल्व कर दिया। तो फ्रस्टम के लिए फॉर्मूला क्या होता है? फ्रस्टम मतलब उल्टा बाल्टी ले लो, सीधा बाल्टी ले लो, ऐसे ही दिखता है फ्रस्टम। एक ऊपर बड़ा सर्कल, नीचे छोटा सर्कल और स्लैंट। तो इसमें फॉर्मूला होता है आपका, याद रखना, फॉर्मूला याद रखना, स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला होता है। स्लैंट हाइट, अगर फ्रस्टम का जो स्लैंट एल है ना, स्लैंट हाइट के लिए फॉर्मूला है अंडर रूट में, उसमें क्या था एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर था। यहाँ पे आर क्या हो जाएगा? 2 रेडियस हो जाएगा, R1 माइनस R2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एच अंडर रूट में H2 स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 दी होल स्क्वायर। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम का पूछता है पाई एल R1 प्लस R2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है ये टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम का फॉर्मूला है पाई एल R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ये होता है आपका टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। और उससे भी इंपॉर्टेंट है वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम, क्योंकि कभी कभी आपको बाल्टी का एग्जांपल आता है एग्जाम में, कि एग्जांपल में पूछता है ये बकेट है, ये बाल्टी है, इसका बताओ वॉल्यूम कितना है, ठीक है। तो वॉल्यूम होता है 1/3 पाई एच ब्रैकेट में R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये खाली इतना बस याद रख लोगे भाई, फ्रस्टम के ऊपर एग्जांपल आया, सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, आंसर निकालना है, दैट्स इट, खत्म कहानी। क्लियर? याद रख लोगे, बहुत इजी था, बहुत जरूरी था, ठीक है। अब देखो ये सेंट्रल एंगल के ऊपर भी क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये आपका दिया हुआ है। जैसे मान लो सेंट्रल एंगल क्या होता है? 360 होता है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला है उसका, ठीक है। तो आपको पता ही है फॉर्मूला, ठीक है, डाल दो इसमें। 360 है तो 360 के लिए क्या हो जाएगा? थीटा आपका 360 है ना, सेंट्रल एंगल, तो 360/360 1 हो जाएगा आपका, दैट इज एरिया अगर आपको निकालना है तो 1 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मान लो कोई एरिया ऑफ सेक्टर है 180 है, हाफ करना है ना उसका A2, तो वो जाएगा हाफ मल्टीप्लाई बाय पाई आर स्क्वायर। वैसे ही 1/4, उसी प्रकार से ये चीज़ें करनी है जो आपको ध्यान में रख लेनी है, एक बार अच्छे से समझ के ले लो। सेम उसी प्रकार यहाँ पे ये भी है, सर्कमफरेंस निकालना है तो सेम सर्कमफरेंस का फॉर्मूला 2 पाई आर होता है। तो अगर आपका थीटा का वैल्यू जो है 360 है, मतलब फुल 360 डिग्री पे निकाल रहे हो तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। हाफ पे निकाल रहे हो तो हाफ मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। 90 पे निकाल रहे हो तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर हो जाएगा। 60 पे निकाल रहे हो तो उस हिसाब से मल्टीप्लाई करके आपको ये करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो बस इतना ही था, तो ऑल द वेरी बेस्ट। इसी के साथ हमारा ये पूरा का पूरा एंटायर मैथ्स 1 मैथ्स 2 के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस थे, साथ ही में मैंने जो कंसेप्ट समझाए हैं, कैसे करना है, क्या करना है, ये सब चीज इस वीडियो के अंदर हमने लगभग 1 घंटे के अंदर कंप्लीट कर दिया है। और उम्मीद करता हूं आपको हमारे साथ ये चीज को देख के काफी ज्यादा मजा भी आया होगा, ठीक है बच्चे। तो क्या बोलते हो, मजेदार कैसा रहा ये सेशन? लाइक और कमेंट का टारगेट दे दिया है, 3000 लाइक दो और 1000 कमेंट का टारगेट, तो पूरा कर दोगे, मुझे पूरा यकीन है। तो आपके राहुल सर इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहते हैं। ऐसे कंटिन्यूस हार्डवर्क किया जा रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियोस अपलोड हो रहे होंगे मराठी के, हिंदी के, इंग्लिश के, और ये सिलसिले लगातार चलेंगे 17 मार्च तक, ताकि आपका पेपर ज्योग्राफी का लास्ट तक हमारे साथ आप करो और बेहतरीन तरीके से आप आगे बढ़ो। तो ऑल द वेरी बेस्ट। आज के लिए इतना ही। ये वीडियो, हमारी मेहनत आपको कैसा लगा दोस्तों, जरूर से हमें कॉमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और अगर पहली बार आया चैनल पर, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है दोस्तों। चलो फिर जल्दी मिलेंगे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।